हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बच्चों, अभी है ना, जिन बच्चों ने हमारे साथ टेस्ट सीरीज लिया हुआ है ना, उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो रहा था। तो बच्चे लोग ऐसा बोल रहे थे कि इन जनरल जो 115 बीएससी है ना इनकम टैक्स में, उसको एग्जैक्टली कब अप्लाई करने का है ना, उससे रिलेटेड बच्चे थोड़े एंग्शियस लग रहे थे। थोड़े वो लोग क्यूरियस लग रहे थे कि सर, ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स में, वो जब पेपर आता है ना, तो 115 बीएससी के बारे में कब अप्लाई करने का और कब नहीं करने का, उसके बारे में थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। थोड़े बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, कि पूरे इनकम टैक्स में कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, उसको हमेशा 115 बीएससी एंड शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 बीएससी के साथ ऐसे तरीके से है ना, उसको पूरे इनकम टैक्स को ऐसे कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। देखो, इसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों। देखो, 115 बीएससी है ना बेटा, ये कंपेरेटिवली एक 4-5 साल पहले आया हुआ एक सेक्शन है। तो ये जो है ना, ये जो न्यू रिजिम है, न्यू रिजिम में गवर्नमेंट ने बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए हैं। लेकिन देख, आप लोग जब पढ़ाई करोगे ना, तो आप लोग क्या करो, पहले तो नॉर्मल पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लो। मोस्टली आपके प्रोफेसर ने भी ऐसा ही पढ़ाया रहेगा। और फिर जब आप 115 बीएससी को अप्रोच करोगे ना, तो सिर्फ उसकी स्पेशल बातें याद रखनी है आपको। मतलब आपको सिर्फ एनालिटिकल स्किल्स और ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छा रखना है। हर जगह पे क्यों 115 बीएससी के साथ कंपेयर करने का। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं। तो वो लोग के मन में क्या आ रहा है कि सर, सब कैपिटल गेन पढ़ तो लिया, पर सर अभी ये टेंशन आ रहा है कि अब इसमें 115 बीएससी का कोई सम आ गया तो। हर सम में और हर क्वेश्चन में वो डाउट वाले माइंड से मत सॉल्व करो। देखो, एक अप्रोच सिखाता हूँ मैं कि 115 बीएससी को कैसे अप्रोच करने का। आपको क्या करने का पता है, आपके प्रोफेसर ने ना आपको ऐसा बोला रहेगा कि 115 बीएससी में ये अच्छी बातें हैं और ये सैक्रिफाइसेस हैं। बराबर है। हर प्रोफेसर 115 बीएससी के साथ जब कंपेयर करते हैं, तो हमने देखा है 115 बीएससी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट बहुत सारी जगह पे सैक्रिफाइसेस भी है। ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या करो पता है, हर सम को एकदम ऐसा डाउट की नज़रों से, हर थियरी को एकदम डाउट की नज़रों से मत पढ़ो। आप क्या करो, जो भी आप थियरी या जो भी आप सम सॉल्व कर रहे हैं ना, वो एकदम अच्छी तरह से नॉर्मली कर दो। बाद में खाली है ना, 115 बीएससी में जो अलग अलग चीज़ें रहती है ना, उसका खाली माइंड के अंदर एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन थोड़ा क्लोज रखो। कैसे करने का देखो, मैं बताता हूँ। समझो, पहले 115 बीएससी के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बराबर है। इसके स्लैब रेट्स थोड़े अच्छे हैं। तो माइंड में क्या रखने का कि 115 बीएससी में ना 8 ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ तो बेनिफिट्स है, और 6 ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ तो डिडक्शन सेक्रीफाइसेस हैं। तो आप लोग क्या करो पता है, अपने पूरे 115 बीएससी को है ना, माइंड में पहले ऐसे छाट दो बिटवीन बेनिफिट्स एंड सेक्रीफाइसेस। फिर क्या करो पता है, उसको घड़ी घड़ी पढ़ो। अरे, थियरी डिफिकल्ट नहीं है। कोई मुझे थियरी के बारे में डाउट नहीं पूछ रहा है। बस ये डाउट आ रहा है, अप्लाई कैसे करे, अप्लाई कैसे करे, कब करे, कौन से सम में करने का, कौन से सम में नहीं करने का। तो सिंपल है यार। देखना, स्लैब रेट, सरचार्ज, एएमटी, रिबेट, मार्जिनल रिबेट, इनकम फ्रॉम सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन, फैमिली पेंशन का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80 CCD 2, ये 8 जगह पे है ना 115 बीएससी में ना कुछ तो अच्छा हुआ है। बस खाली आपको घड़ी घड़ी पढ़ना है, बस उसको खाली हर सम हर क्वेश्चन को डाउट की नज़रों से नहीं सॉल्व करना है। अब मैं आपको डिटेल में भी एक बार बता दूंगा, लेकिन थियरी तो ऑलरेडी आपको आती है, आपको थियरी का इश्यू नहीं है। तो अभी स्लैब रेट में बेनिफिट है, वो 4 लाख वाला स्लैब रेट है।
सरचार्ज में बेनिफिट है कि वो 37% वाला सरचार्ज नहीं लगता है। फिर एएमटी नहीं लगता है, वो इटसेल्फ एक बेनिफिट है। फिर इसका रिबेट थोड़ा बेटर रिबेट है। ये एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मार्जिनल रिबेट होता है। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़्यादा मिलता है, फैमिली पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़्यादा मिलता है, और 80CCD2 ये जो चैप्टर 6 से डिडक्शन है उसमें भी थोड़ा ज़्यादा डिडक्शन मिलता है। तो आप क्या करो पता है, आप ये 8 बेनिफिट्स को है ना घड़ी घड़ी पढ़ो। अंदर की थियरी तुझे आती है यार, इतना तो मेरे को भी आप पे कॉन्फिडेंस है, तुमको नहीं होगा तो मेरे को है आप पे कॉन्फिडेंस कि अंदर की थियरी तुझे आती है। थियरी का तुझे प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बस ये 8 चीज घड़ी घड़ी देख ना। अच्छा, सैक्रिफाइसेस में भी थियरी में तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सैलरी में क्या है, डिडक्शन में 2 सैक्रिफाइस है, डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन में सैक्रिफाइस है, मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस में सैक्रिफाइस है। 10-14 अलाउंस में सैक्रिफाइस है। चल इसमें मानता हूँ 4 एक्सेप्शंस है कि 4 जगह पे मिलता है, ठीक है। ये एक जगह पे थोड़ा सा एक ध्यान रखना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एसओपीआर में सैक्रिफाइस है। इंटर हेड एडजस्टमेंट में सैक्रिफाइस है। लॉस कैरी फॉरवर्ड करने में सैक्रिफाइस है। बिजनेस में क्या है, 10AA एडिशनल डेप्रिसिएशन, डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 35 डिडक्शन। आपको लगेगा सर ये सब तो हमको पता है, मुझे मालूम है ना, मैं वही तो आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपको थियरी आती है यार। अब तू खाली क्या कर, ऑब्जर्व अच्छी तरह से कर, क्लोजली देख, और यही थियरी में ना खाली ध्यान रख कि मेरे को कब 35 AD के बारे में सोचना है और कब नहीं सोचना है। खाली आपका ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल पावर पढ़ पढ़ के इम्प्रूव करो, फिर कभी आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब देख, पूरी जगह पे तू देखेगा ना, किधर भी तो देख, ईफॉस में थोड़ा है, चैप्टर 6 से है, माइनर चाइल्ड है, बराबर है। लेकिन अगर आप 115 बीएसी में देखोगे ना, तो कैपिटल गेन्स का कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 112, 112A विनिंग्स, 115 बीएससी हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या गलती कर रहे हो, आप हर जगह पे 115 बीएससी को घुसाने की कोशिश कर रहे हो, मत ऐसा मत करो। आप पूरा इनकम टैक्स एक्ट पहले नॉर्मली पढ़ो, फिर चाहिए तो एक बार 115 बीएससी की ये सब चीज़ों को ध्यान से देखो, क्लोजली ऑब्जर्व करो। क्या करना है, खाली इन शब्दों को घड़ी घड़ी पढ़ना है, और फिर देखना है कि ये बेनिफिट वाला पार्ट है, सेक्रीफाइस वाला पार्ट है। सच बता रहा हूँ मैं, घड़ी घड़ी खाली तू देखेगा ना, अपना ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाएगा ना, तो आ जाएगा। इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार, समझा। तो अभी समझो आपको विनिंग्स का टैक्स रेट निकालने का है, तो सबको पता है 30%। फिर क्यों इतना सोचने का कि ये 30% नॉर्मल में है, शिफ्टिंग आउट में है। 115 बीएससी पढ़ाते समय प्रोफेसर ने विनिंग्स का कुछ नहीं बोला रहेगा, या बोला रहेगा तो ये बोला रहेगा कि हाँ विनिंग्स के रेट दोनों में सेम है। बट तुम लोग अननेसेसरी माइंड में प्रेशर ले रहे हो, ठीक है। तो अभी देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो मतलब ओल्ड मेथड शिफ्टिंग आउट करने को बोला है। अगर ऐसा बोला ऑप्शनल टैक्स रिजिम, तो ओल्ड मेथड। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोला तो 115 बीएसी, ठीक है। अब देखना, क्वेश्चन में ऐसा भी बोला ना, कैलकुलेट इनकम टैक्स एज पर मोस्ट बेनिफिशियल मेथड, तो तेरे को दोनों निकालने का है। कैलकुलेट इनकम एंड टैक्स, बस क्वेश्चन में मेथड बोला ही नहीं, तो भी तेरे को दोनों निकालना है। कैलकुलेट एज पर बेस्ट टैक्स प्लानिंग, पता है मैंने ना एक अच्छा पीडीएफ बनाया है इनकम टैक्स के लिए, सी एंटर में भी और जीएसटी सी एंटर में भी, जिसमें हर एक क्वेश्चन का फाड़ू डिटेल्ड एनालिसिस किया है। तो उसमें से ये सब शब्द निकाले मैंने, मतलब ये सब शब्द कोई मेरे शब्द नहीं है, इंस्टीट्यूट ऐसे सब वर्ड्स यूज करती है, ठीक है। देन मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स, तो पहले तो है ना ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, तो 115 बीएससी लगाने का, फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम दिया रहेगा तो लगाने का, ठीक है। चल अब कंफ्यूज मत हो, देख थोड़ा फटाफट डिटेल में बताता हूँ। आपने ऑलरेडी थियरी पढ़ा है, बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलते हैं उसको, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, एजेपी, बीओआई को लगता है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने क्या किया है, पहले सब बेनिफिट्स लिख दिए हैं, बाद में सेक्रीफाइस लिख दिया,
ठीक है, देख स्लैब रेट है ना, कितना सिंपल स्लैब रेट है, सब 4 लाख की टेबल में है, फिर ये सब 5, 15, 20, 5, 30 सिंपल स्लैब रेट्स है ना, एकदम सिंपल स्लैब रेट्स। देख अब यहाँ पे सेफर साइड पे लिखा है कि भाई ये वाले रेट सबके लिए सेम होते हैं, ठीक है। फिर सरचार्ज में सब, अभी अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, सिर्फ 37% सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, बाकी तो जो पुराना है और ये है वो सेम है। तो यहाँ पे बस अबाउट 2 करोड़ हुआ तो 15% और इधर 25% तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, 37% सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फिर असेसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे AMT, brought forward AMT credit cannot be utilized against tax which is payable as per 115 BSC। अच्छा, रिबेट में क्या पॉइंट है, ये भी बेनिफिट पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है बेनिफिट्स और सेक्रीफाइसेस, तो मैं अभी सब बेनिफिट पढ़ा रहा हूँ। तो पहले स्लैब रेट का बेनिफिट बोल दिया, सरचार्ज बोल दिया, AMT नहीं है बोल दिया, अब रिबेट है, ठीक है। अब रिबेट में थोड़ा अमेंडमेंट है, आप ऑलरेडी अमेंडमेंट लेक्चर देख चुके हैं। क्या लिखा है इसमें, रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख होगा तो मिलता है, और एक्चुअल टैक्स और मैक्सिमम 60,000 विच एवर इज लेस, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, एक्चुअली मैं ये कोई अमेंडमेंट लेक्चर या एकदम कोई डिटेल्ड वाला 115 BSc का लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं तो आपको खाली अप्रोच कैसे करने का ना उसके बारे में लेक्चर बना रहा हूँ। अगर आपको कोई ऐसा डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो भी मैं बना सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल, नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 12 लाख, ये लोग को रिबेट मिलता है, ये मैं 115 BSc वाला रिबेट सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या है, एक मार्जिनल रिबेट का भी कॉन्सेप्ट होता है ना, कि अगर इनकम अबाउट 12 लाख हो गई बट अप टू दिस पर्टिकुलर लिमिट है, तो एक मार्जिनल रिबेट वाला भी एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली कैसा है, ये मार्जिनल रिबेट है ना, मार्जिनल रिबेट ये एक ऐसा स्पेशल बेनिफिट है जो सिर्फ 115 BSc में मिलता है। जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं उनको पता है हम लोग मार्जिनल रिबेट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल टैक्स माइनस इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹12 लाख, ठीक है। अब है ना, थोड़े बच्चों का ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर क्या आप इससे रिलेटेड थोड़े सम्स का प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो ठीक है, मैं आपको इसके सम्स का भी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, इसके सम्स का भी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर वो मैं एक अलग वीडियो में करवा रहा हूँ। खाली फिलहाल ये देख लो कि अगर आप 115 BSc में हो तो रिबेट के लिए क्या क्या चेंजेस हैं। ये NTI 12 लाख से कम होगा और मैक्सिमम रिबेट 60,000 जाता है, बराबर है। अब देखना, अब है ना, ये 115 BSc का जो रिबेट है ना, रिबेट वो आप ये वाले टैक्स में से नहीं ले सकते। देखो ये मैं बता देता हूँ आपको, अच्छी तरह से प्रॉपरली बता देता हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, टैक्स कैलकुलेशन करते समय बैलेंस कॉलम होता है ना, उस पे स्लैब रेट लगाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, बैलेंस कॉलम पे 115 BSc के स्लैब रेट लगाते हैं, फिर उसमें से अपने को टैक्स आता है ना, टैक्स। तो अगर आप 115 BSc लिए हो ना, 115 BSc, तो सिर्फ उसी में से रिबेट माइनस कर सकते हो, बस उसी में से रिबेट माइनस कर सकते हो। सम सिखाऊंगा, मुझे पता है वो खाली थियरी से नहीं होता है, आई नो, सम सिखाऊंगा। पहले एक बार थियरी देख लो, क्योंकि ये तो क्या है, ऑलरेडी जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उसी का रिपीटेशन है, बट फिर भी एक बार थियरी तो देख लो। सिर्फ रिबेट है ना, रिबेट वो सिर्फ ये जो 115 BSc का स्लैब रेट लगाया ना, उसी में से माइनस होता है। जो शिफ्टिंग आउट वाला है ना, उसमें क्या लिखा है कि आप 112A में से रिबेट नहीं ले सकते, लेकिन 115 BSc में लिखा है कि रिबेट सिर्फ ये वाले कॉलम के टैक्स के सामने मिलेगा। 115 BSc बोलता है कि रिबेट सिर्फ ये वाले टैक्स में से मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी चीज़ जो मैं इसमें 115 BSc का बता देना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटर है
बेनिफिट है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन ज़्यादा है ना, 50 के बदले 75। फैमिली पेंशन का डिडक्शन ज़्यादा है ना, 1/3 ऑफ द अमाउंट, और 15,000 के बदले ज़्यादा है ना, तो ये भी तो एक बेनिफिट हुआ ना। फिर अगर आपने 80 CCD 2, अब नॉर्मली क्या है ना, 115 BAC में 80 JJ AA, एक इसका डिडक्शन मिलता है, एक 80 CCD 2 का डिडक्शन मिलता है, और एक 80 CCH 2 का डिडक्शन मिलता है, बराबर ना। अब 80 CCD 2 किसके लिए है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों का एक नेशनल पेंशन स्कीम में अकाउंट होता है, और बॉस कंट्रीब्यूट करता है ना उसमें पैसा। तो इसमें अपन ने क्या सीखा है कि भाई डिडक्शन इज एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और लिमिट विच एवर इज लेस। अब क्या लिमिट है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लिमिट है मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी। गवर्नमेंट वालों के लिए क्या लिमिट है, मैक्सिमम 14%। अदर्स वालों के लिए 10% इफ शिफ्टेड आउट है, एंड 14% इज ऑप्टेड फॉर 1500 इफ ऑप्टेड फॉर 115 BAC। फिर से ये सेक्रीफाइस हुआ, अरे सॉरी बेनिफिट हुआ, कि अगर आप 115 BAC में गए तो आपको 10 के बदले 14% का डिडक्शन मिलेगा। तो बस तू ऐसे ही याद रखना भाई, ये सब बेनिफिट्स है। ये सब जो खाली वर्ड्स है ना, वो घड़ी 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 चाहिए तो है ना एक जगह पे लिख लो। तो जब ये अगर क्वेश्चन में आएगा ना, तभी तू 115 BAC के बारे में ऐसा टंग तेरे को होना चाहिए। अननेसेसरी हर समय नहीं देखने का। अब चल थोड़े सेक्रीफाइस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर SOPR का सम आया तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब मैं टेस्ट सीरीज के पेपर चेक कर रहा था ना, आप LOP में भी ऐसा ही करते हो। क्यों क्यों क्यों, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाना, थियरी तो तुझे आती है, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाना। हर चीज को रट्टा मारने से नहीं होता है बच्चों, ठीक है, रट्टा मत मार, ठीक है। एक बार तूने पढ़ा है, तुझे ऑलरेडी आता है, अब खाली मेमोराइजिंग का बात नहीं, अब दूसरी स्किल्स डेवलप करनी है। क्या लिखा है, इंटरेस्ट फॉर SOPR, बस। तो इंटरेस्ट फॉर SOPR हुआ तो तेरे को टिंग होना चाहिए। उसका मतलब क्या हो गया कि अगर LOP है तो रिडक्शन मिलेगा। फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ये नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी लॉस इज नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब इसमें ऑलरेडी लिखा है नॉट अलाउड, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। सैलरी में एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, वो हम ऑलरेडी बेनिफिट में पढ़ चुके हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, HRA का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, अलाउंसेस मेजॉरिटी वाले एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे। हाँ, ये 4 वाले तू ले सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा मेमोराइजिंग करना पड़ेगा, लेकिन ये भी कोई ऐसा नया नहीं है। ये जनवरी 2026 में जो पढ़े हैं उनके लिए तो ये कुछ नया नहीं है, कि ठीक है भाई थोड़े बहुत ऐसे अलाउंसेस है जिनका एग्जेम्पशन 115 BAC में मिलता है। चल यहाँ पे थोड़ी मेहनत कर लेना बस। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस को ट्रैवलिंग अलाउंस भी बोलते हैं, फ्रॉम ऑफिस टू रेसिडेंस वाला होता है ना। चल यहाँ पे थोड़ी मेहनत है, ये थोड़ी कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में MP MLA MLC को जो एग्जेम्पशन मिलता है डेली अलाउंस का, वो नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से डिडक्शन मेजॉरिटी अलाउड नहीं होते हैं, 3 खाली अलाउड होते हैं, 3, ठीक है, खाली 3 अलाउड होते हैं। फिर PGBP में 10AA का डिडक्शन नहीं है, एडिशनल डिप्रिसिएशन का भी नहीं है, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च का भी नहीं है, 35 AD का भी नहीं है। और अगर इनसे रिलेटेड कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा तो वो भी तुम क्लेम नहीं कर सकते हो। अच्छा, जो माइनर चाइल्ड एग्जेम्पशन है वो इसके अंदर नहीं मिलता है। मतलब बच्चों, इन शॉर्ट सच बात बताओ क्या, ये थियरी तो आपको ऑलरेडी आती है,
बस अभी खाली ये वीडियो में ना मेरे से ये सीख लो कि अप्रोच करते समय ना बस घड़ी घड़ी है ना अच्छा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस और अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रखोगे ना, बस इससे ज़्यादा है ना आपको 115 बीएससी का ख्याली फुलाव अननेसेसरी नहीं पालने का है। जो भी आपके प्रोफेसर ने सिखाया या तो ये जो भी इस लिस्ट में आपने अभी मेरे से सीखा उसको छोड़ के अननेसेसरी हर जगह पे 115 बीएससी का ख्याली फुलाव मत डालो। क्या होता है ना, अननेसेसरी हर जगह पे ना आपको डबल थॉट आ रहा है, अरे इसमें 115 बीएससी, अरे इसमें 115 बीएससी, वैसा मत पढ़। पहले नॉर्मली पढ़ ले, फिर खाली ये वाली जो शीट है या तो तेरे प्रोफेसर की शीट है वो घड़ी घड़ी देख ले, बस उतनी जगह पे तेरे को 115 बीएससी के बारे में सोचने का है। ठीक है, नो इफ नो बाट, ओनली बाट। ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से पढ़ो। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, हेल्प चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखो, 100% हेल्प मिलेगा। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।